नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम एनडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने तक का सफर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के सफर के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी वो तमाम अनसुनी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनके चर्चे जो है वो हर जगह होते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अपने हम साथी से होगी, जो गुजरात से ही हैं, उनके अनुभव को भी जानेंगे और उनके मुंह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियों को भी हम विस्तार से जानेंगे। आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 में जो है एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा, और जिसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए स्टेशन पर चाय तक भी बेची। किसी ने नहीं सोचा था कि एक चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक भी पहुंच पाएगा। ये एक अनसुना भी लगता है और अपने आप में अटपटा भी लगता है, लेकिन वो सब कुछ करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कड़ी चुनौतियों और कई संघर्षों को हंसते हंसते पार किया और आज उनकी एक छवि मजबूत, कद्दावर और अपने निर्णयों को मजबूती से रखने के तौर के शख्सियत की तरह पहचान में पाई जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी को। जिगर पांड्या जी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उनसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि गुजरात में वो रहे हैं, गुजरात में वो पले बड़े हैं और कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिन्हें वो आप सभी के सामने जो है विस्तार से रखते हैं। तो जिगर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ही कहेंगे या संवाद भी इसे कह सकते हैं। पहला संवाद हमारा ये है कि वडनगर से अहमदाबाद का सफर कैसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन का? जी शोभित, बात करें तो आज देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और देश भर में उसके भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है देश भर में। वैसे गुजरात में भी आज अलग अलग जो कार्यक्रम है वो तय हो चुके हैं। आज शाम को मैं एक अपडेट दे देता हूँ। गुजरात गांधीनगर कैपिटल सिटी है, वहां पे भी एक कार्यक्रम रखा गया है 6 से 8 के बीच में, और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। बात कर रहे हैं हम वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का जन्मस्थल वडनगर से। जब मोदी जी का जन्म हुआ तब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे। उसके बाद गुजरात राज्य अलग बना। उनके बचपन की बात करें तो मोदी जी की जो एक बचपन की जो अनसुनी जो बातें हैं, कई पुस्तकें में भी प्रकट हुई है, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, एक फिल्म भी बीच में आई थी नमो करके, उसमें भी दिखाया गया था। बात वो है कि वहां के जो लोकल जो लोग हैं, जो मोदी जी के साथ उनके मित्र रह चुके हैं या उनके साथ पले बड़े हैं, उनके साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, वो सब लोगों की जो अनसुनी बातें हैं उनकी जो उनके मुंह से सुनी है, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो परिवार था जिसमें उनका जन्म हुआ था। वो भारत सरकार की जो अन्य पिछड़ो जाति में से एक जाति है, समुदाय है, मोदी समुदाय, उसमें जन्म हुआ था। उनका जो पिताजी थे वो रेलवे स्टेशन और जो बस टर्मिनल है वहां पे चाय की टपरी चलाते थे। उसके बाद सड़क पर जो व्यापार किया जाता है छोटा सा, वो उनके पिताजी थे। उनके साथ मोदी जी और उनके बड़े भाई सोमाबाई मोदी, कहा जाता है कि उन लोगों ने भी उनके पिता के साथ चाय बेची है स्टेशन पे, वो भी एक बात आई थी। छोटे बच्चे थे तब उनके साहस की जो बातें हैं कि वहां पे जो शर्मिष्ठा तालाब है उसमें मगर के साथ जो कहानी है वो भी जुड़ी जाती है। कुल मिला के बात वो है कि बचपन से प्रधान नरेंद्र मोदी एक साहस शौर्य दिखाते आ रहे थे। उनका जज्बा कुछ और ही था, जो उन्हीं के ही परिवार के सदस्य है जो बात बता रहे थे। अलग अलग इंटरव्यू में बताया है उन्हें, सोमाबाई मोदी है,
या उनके परिवार के सदस्य है, उनकी माँ है हीराबा, उन्होंने भी कई बार उनके बारे में बचपन के बारे में बात की है। तो इतना हम बता दें कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और उनका परिवार जो है उसमें वो उनके माता-पिता की तीसरी संतान थी। पहले सोमाबाई मोदी, उसके बाद जो है वो उनके बड़े भाई अमृत भाई मोदी और उनका नाम मतलब कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद 2 और भाई है, उनके नाम है प्रहलाद मोदी और उनसे छोटे हैं और जो शॉप चलाते हैं और पंकज भाई, जो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के माता जो है हीराबा, उनके साथ पंकज भाई के साथ है आज भी। और जब भी वड़ा प्रधान गुजरात के दौरे पे आते हैं, माता से मिलने का मौका नहीं चूकते हैं। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेशा देश के युवाओं को दे रहे हैं कि एक बड़ा प्रधान है, उसकी माँ को नहीं भूला है। भले उसने बचपन से ही 17 साल या 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है, वो शिक्षिका थी, आज रिटायर है। उन्होंने वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने जब-जब चुनाव का फॉर्म भरा है, तब भी उनकी पत्नी का जो एक कॉलम रहता है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की शादी नहीं हुई। हालाँकि वो बात अलग है कि उनका शादीशुदा जो जीवन था, वो उन्होंने मतलब पहले से ही तय कर रखा था कि देश के समर्पण में, देश राष्ट्र भावना के समर्पण में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने गाँव भी छोड़ दिया था। और बचपन में जो वहीं पे वडनगर में उनका बचपन जो पूरा एक प्राइमरी शिक्षण तक वहाँ पे उन्होंने गुजारा। एक वडनगर की मैं एक छोटी-सी बात भी, एक हिस्टोरिकल सिटी है, वो भी हम बता देंगे दर्शकों को। वडनगर जो है वो हिस्टोरिकल सिटी है, जो शायद दर्शकों को, थोड़े दर्शक जो पुरानी पीढ़ी के उनको पता होगा, लेकिन मैं नए पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि जो ताना रीरी महान संगीत के वो सुरावली के जो एक साधक थी, ताना और रीरी, उनका गांव है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर का जो प्रसिद्ध संगीतकार थे, वो जो राग था उनका मल्हार राग, वो गाते समय जो कुछ एक कहानी थी, मतलब एक बात थी, उसके बाद उन्होंने वडनगर में आके ताना रीरी से दीक्षा ग्रहण की थी और उनसे वो राग गवाया था। मल्हार राग उसको बोलते हैं। और वो ताना रीरी उनके बाद वो मतलब उनकी वहीं पे सुप्रसिद्ध उनकी जो समाधि भी वहीं पे है। तो ये बात भी हिस्टोरिकल है। तो वहीं से बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके पहले वो अलग-अलग मतलब बचपन से ही उनको एक जो एक विचार रखे थे, वो भी हम दर्शकों को बताएँगे कि एक बात थी कि नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही भारतीय आर्मी में जुड़ने का स्वप्न उनका था कि मौका मिले तो मतलब इंडियन आर्मी में जुड़ जाना है। उसके बाद वो शामिल होने के लिए कोशिश भी की थी स्कूल में, जो यहाँ पे जामनगर में भी है और अलग-अलग पूरे देश में भी है, लेकिन वो बात बनी नहीं। उसके बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ऐसी भी बात आई थी और वो भारत के अलग-अलग हिस्सों में अ, शोभित जो है वो यात्रा करने लगे थे। और बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ साझा तब नहीं किया था। वो भी एक बात आई है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के इमेज मैनेजमेंट एवं पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स भी किया था, पढ़ाई की बात करें तो। उसके स्वामी विवेकानंद जी को वो बहुत बचपन से ही मानते थे और उनका गुरु भी बनाया। उसके बाद वो हिमालय यात्रा पे गए, तो समझो कि हिमालय यात्रा के जो अनुभव थे, उन्होंने जो साझा किए, वो तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी तपस्वी आचार्य हमसे वो बात साझा करेंगे। लेकिन पूरी बात वो है कि बचपन से ही उनकी जो राष्ट्र भावना थी वो प्रबल थी। उसके बाद वो आरएसएस के जो प्राथमिक सदस्य बने और उसके बाद वो धीरे-धीरे जो एक प्रचारक के तौर पे गुजरात से ही छोटे-छोटे गाँव में काम शुरू किया। तो वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक मैं बात भी बताऊँगा, नरेंद्र मोदी जी के 13 साल गुजरात में जो उन्होंने जो एक
किया है। उसके बाद अलग अलग जो बातें सामने थी उसमें एक बात क्लियर है शोभित की नरेंद्र मोदी जी के जो एक विचार जो थे वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो वो बोलते हैं कि जो हम एक बार तय कर लेते हैं जो काम के लिए उसको करना ही है, और उसको करने के लिए सब लोगों को साथ में जुड़ के आगे बढ़ना है। वो बचपन से ही उनके स्वभाव में समझो कि बचपन से जो उनको शिक्षण दिया गया है उसमें ही उनको वो संस्कार भी दिए गए थे कि जो कुछ काम करो संकल्प करो उसको पूरा करने का हौसला होना चाहिए। और आज वो हम देख रहे हैं कि जो कुछ वो निर्धार करते हैं, वो तो अभी भाषण में भी बोल रहे हैं ना कि जो स्टोन हम रखते हैं विकास के कार्य के लोकार्पण करने के लिए, उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। जो स्टोन हमने फाउंडेशन का के लिए तौर पे हमने रखा हुआ है तो वो पिछले 8 साल से तो वो करते हैं। उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री 4 बार बने थे उसमें भी उनका कार्यकाल वो ही था। उसके ऊपर भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी उसमें बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नेशनल एडिटर है मयूर भाई जानी सर, वो उन्होंने तो बहुत बार उनसे इंटरव्यू भी लिए है। वो तो उनके अनुभव उस टाइम पे जो थे वो भी बताएंगे। लेकिन बात वो है कि जो अभी हम जो अभी वीडियो दिखा रहे हैं ना बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का जो फोटोग्राफी का, तो ये जो उनका शौक है वो पहले से है। आज ऐसा नहीं है कि आज हमने जो कुनो पार्क में देखा और बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी फोटो भी खींच सकते हैं, ऐसे कई लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मतलब उनका एक जो पैशन है वो फोटोग्राफी का रहा है। और जब वो बड़ा प्रधान नहीं थे उसके पहले भी इंस्टाग्राम में वो अपनी तस्वीरें साझा करते थे। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने जो उनके शौक है जो अलग अलग है उनमें से एक महत्वपूर्ण शौक है उनका पैशन वो फोटोग्राफी। वो भी हम दर्शकों को बता दें। और उनका जो निजी फोटोग्राफी का जो संग्रह है उसका कलेक्शन का अलग अलग जगह पे जो प्रदर्शनी रहती है वो भी बहुत बार लग चुकी है। तो ये वो भी अपने आप में एक बड़ा प्रधान मोदी नरेंद्र मोदी का जो एक अलग जो हम जानते हैं बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी फिलहाल 8 साल से प्रधानमंत्री के तौर पे या उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, तो ये दूसरा पहलू भी है कि वो अच्छे फोटोग्राफर भी है। तो ये बात मैं दर्शकों को बताना चाहता था। दूसरी बात है कि किसी सपने देखने की शक्ति अगर जो होती है तो उसका पूरा करने का संकल्प भी होना चाहिए। वो विवेकानंद जी के जो अध्ययन और संस्कार है उनकी पुस्तकें हैं वो पढ़कर उन्होंने अपने आप में उनके जो दिलो दिमाग में है वो भर के रखा हुआ है। आज भी हम उसका अनुभव जो है वो साझा करते हैं। तो दूसरी बात है कि मिशन मंगल की जब बात आई थी मंगल मिशन की, तब भी उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जो दृश्य हमने देखे थे, तो वो हौसला जो है वो बचपन से ही वडनगर की छोटी छोटी गलियों से गुजर कर अहमदाबाद के रास्ते से दिल्ली तक पहुंचा है। जी शोभित। जीवन पर प्रकाश डाला है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक नन्हे शिशु के लिए जो है चलना माँ बाप को चलते हुए देखना माँ बाप के लिए सबसे सुखद होता है। और उसी तरह उस नन्हे शिशु ने जिस तरीके से चुनौतियों का सामना किया और आज जो है जिस मजबूती के साथ और कह सकते हैं मजबूत चट्टान के साथ देश के साथ युवाओं के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखे भी जा रहे हैं, तो ये भी काफी अपने आप में अहम होता है। और इसी पहलू पर हमने बात की कि वडनगर से जो है किस तरीके से उन्होंने शुरुआती जीवन की सफर की शुरुआत की थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने युवावस्था में संघर्ष किया, क्या किसी एक आम जो शख्सियत का बच्चा हो सकता है जब इन बच्चे के हाथ में किताबों की उम्र होती है और जब बच्चों के हाथ में एक कलम की जरूरत होती है और उस कलम से वो अपने सपनों को बुनते हैं और सपनों को लिखते हुए भी देखे जाते हैं। और उस दौर में नरेंद्र मोदी ने जो है परिवार की जिम्मेदारियों का जिम्मा उठाया और यहां तक कि उन्होंने चाय भी बेची। तो एक अपने आप में एक अलौकिक है, बात भी अलौकिक है। और संघर्ष के दिनों को अगर हम याद करते हैं तो निश्चित तौर पर एक हमें प्रेरणा भी मिलती है। हम बात करते हैं कि 1967 में उनकी उम्र जो थी वो 17 वर्ष हो गई थी और 17 वर्ष की उम्र में
वो वडनगर से अहमदाबाद तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करके अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें उन्होंने वो ज्वाइन हुए और उसकी सदस्यता भी ली और यहीं से उनकी शुरुआत होती है। कदम से कदम उनके मजबूत होते हैं और वो देश को मजबूत करने के लिए, गुजरात को मजबूत करने के लिए वो निरंतर जनसंपर्क करते हैं। क्या कुछ अहम बातें रही होंगी 1967 के कार्यकाल के दौरान पर, इस मुद्दे पर भी हम प्रमुखता से जुड़ेंगे। हमारे दूसरे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहते हैं कि 1967 के बाद का कार्यकाल जो है वो कैसा था। तो बहुत कुछ जो है निकल कर सामने आया 1967 में। विस्तार से लोगों से बात भी उन्होंने की और लगातार जो है आरएसएस के संगठन को वो मजबूत करते हुए देखे गए थे। और इसके बाद में एक सक्रिय राजनीति में, जिस तरह से 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में वो शामिल हुए, वो भी अपने आप में एक अलग था। और इस तरह वो सक्रिय राजनीति में आने से पहले कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जो है प्रचार प्रमुख की भूमिका भी निभाते हुए देखे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक पड़ाव जो है उनके जीवन में शामिल होते गए और उन पड़ाव को लेकर उन्होंने मजबूती से और डट कर सामना करते हुए देखे गए। नरेंद्र मोदी के जीवन में आम दिनों की बातचीत में कई ऐसी अनसुनी कहानियां भी हैं। जिस तरह से हमारे साथी सहयोगी जिगर पांड्या जी ने बताया था कि तमाम तरह की जो नीतियां थी उसकी शुरुआत, उसकी रूपरेखा बुनना उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया था। तो अपने आप में लगातार जो है देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन वो सपोर्ट था आम जन संवाद का, आम जनता का, आम लोगों का, परिवार का सपोर्ट था। क्योंकि परिवार की वो अपनी अथक प्रयास से और अथक मेहनत से परिवार की वो जरूरतों को पूरा करते हुए देखे गए थे। और जो उन्हें समर्थन मिला 1967 की हम बात करेंगे, क्योंकि उस तरह वो जो दौर था वो अपने आप में एक बहुत अहम दौर था। क्योंकि लगातार उस दौर में जब उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने आप को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को उठाते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की भरकस कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए भी देखे गए। लगातार जिस तरीके से उनके बाल्यकाल से ही कुछ तस्वीरें भी लगातार हम लोग जानते हैं, उन तस्वीरों के बारे में जिस तरीके से कह सकते हैं चर्चा में, उन तस्वीरों में हमने कई बार देखा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ की तरफ से जो है लोगों के बीच में जाकर संवाद करते हुए भी दिखे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उठाते हुए दिखे। वो दौर अपने आप में अलग था क्योंकि वो दौर था उनकी शुरुआती जीवन का। 1967 में उन्होंने नवनिर्माण जो जिस तरह से आंदोलन था उसमें उन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, 1967 के दौर की हम बात कर रहे हैं जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी और उन्होंने आरएसएस की सदस्यता भी ग्रहण की थी और उस दौरान उन्होंने एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर गुजरात के अंदर लोगों के बीच में जाकर अपनी मजबूत पहचान बनाई। उस दौर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, उस दौर क्या था और किस तरीके से उनकी जो छवि थी वो लोगों के बीच जाकर मजबूत होते हुए दिखी। देखिए, जब वो 17 साल के हुए थे तब वो उतने ज़्यादा आरएसएस से परिचित नहीं थे जी। वो जानते थे जितनी जानकारी जो है वो उपलब्ध हो पा रही, जितने जितने उनके करीबी लोगों से कभी कभार जब भी बात हमारी हुई तो जो हमको जो जानकारी प्राप्त हो रही वो ये है कि तब वो जानते थे कि संघ क्या कर रहा है और संघ से आकर्षित भी बिल्कुल थे। और इसीलिए शायद एकमात्र कारण ये था कि वो अहमदाबाद उन्होंने आना फिर जो है वो डिसाइड किया। अहमदाबाद आए और उनके बड़े भाई हुआ करते थे, प्रहलाद मोदी जो उनके बड़े भाई हैं, तो उनसे जब हमारी एक बार बात हुई थी तो उस बातचीत में हमको प्रहलाद भाई ने ये बताया था कि जो तो उनके एक स्नेही थे, संबंधी थे, उनका एक अहमदाबाद के मुख्य बस मथक पे उनका एक कैंटीन हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया हुआ था और उस कैंटीन में को चलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और उसके बाद कुछ मेरे ख्याल से 2, 2.5 या 3 साल तक उन्होंने कैंटीन का प्रबंधन देखा। पर उनका जो बताया जा रहा है वो ये कि उनका मुख्य आशय ये था कि उनको
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और परिचित होना था, उस विचारधारा को और ठीक से समझना था और उस जो संघ की जो सोच थी उसके साथ अपने आप को जोड़ देना था। तो वही फिर हुआ। जो पता चलता है वो ये है कि उसके बाद फिर वो चले गए। 3 साल के आसपास कुछ प्रबंधन किया होगा उन्होंने उस कैंटीन का। उसके बाद वो जो मणिनगर में संघ का मुख्य कार्यालय हुआ करता था, जो आज भी है अहमदाबाद के, जी। फिर वहाँ पूर्णकालीन रूप से उन्होंने अपना जो बेस है वो वहीं लगा दिया उन्होंने, और पूर्णकालीन रूप से फिर जो है संघ की ही कार्य में वो जुट गए। तो शुरुआत तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में ही की थी, और उसी दौरान कुछ समय बाद देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। तो उस दौरान उनको जो कार्य सौंपा गया था वो भूगर्भ में रहना था और कोऑर्डिनेशन और संयोजन करना था जो लोग जेल में थे इनके साथ, और उनके पूरा एक मुहिम चली थी उस समय, क्योंकि माध्यमों पर भी प्रतिबंध था। तो कैसे सरकारी फैसले और जो नीतियां हैं उस समय की केंद्र सरकार की, उन नीतियों को वो कैसे हानि करता है देश के लिए, उस बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी, जेल में बंद नेताओं के बीच की एक कड़ी बनना। आपको मैं बताऊं, उन्होंने एक पुस्तक भी इस पूरे इन दिनों को लेकर लिखा, संघर्ष के दिन ऐसा कुछ नाम है, मैं भी ठीक से मुझे अगर याद है तो संघर्ष के दिन या संघर्ष का ऐसा कुछ टाइटल है उनका। वो उन्होंने पुस्तक भी उसके बाद लिखी हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां से ये उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो उनके खिलाफ अगर जो कुछ भी मुहिम शुरू हुई, वो मुहिम जो है वो गुजरात से शुरू हुई। वो मोरबी की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जी। वहाँ से वो शुरू हुई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे, और उसका उसको नाम दिया गया था नवनिर्माण आंदोलन। जी। और नवनिर्माण आंदोलन की जो आंच है वो फिर पूरे देश में उसका प्रसार प्रचार हुआ। और उस दौरान ये वेश बदल कर रहते थे नरेंद्र भाई, और पूरा उनका एक उस तरह का छद्मवेश धारण करके पूरे गुजरात और भारत में उनका भ्रमण होता रहा। वो पकड़े नहीं गए कभी भी। इस पूरी जो जितने अभी कुछ आपातकाल रहा 2.5 साल के आसपास का। और फिर गुजरात में जनता मोर्चा की, जनता पार्टी की अगुवाई में बाबूभाई जसूभाई पटेल के मुख्यमंत्री पद के नीचे एक सरकार बनी। केंद्र में मोरारजी देसाई के अगुवाई में एक सरकार बनी। तो वहीं से जो है उनका एक राजनीतिक जीवन एक तरह से कहें तो शुरू हो गया। हालांकि वो विधिवत रूप से राजनीति में नहीं आए थे, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता और प्रचारक बन गए थे, पर उस दौरान उनका भ्रमण बहुत होता था। आज जब हम उनको ये कहते सुनते हैं कि इनसे मेरी पुरानी पहचान है या इस प्रदेश में मैं इसको जानता हूँ, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रचारक के तौर पर पूरे राज्य में, सबसे पहले तो गुजरात में, और उसके बाद जब जहाँ उनको जब वो राजनीति में जुड़ गए 1989 की रथ यात्रा से पहले, अडवाणी की जो हुई थी उससे पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़े। वो थे तो संघ के साथ तो थे, मतलब तो हर चीज में शामिल थे, लेकिन विधिवत रूप से कहा जाता है। और फिर 1 साल में वो जनरल सेक्रेटरी भी बने पार्टी के, गुजरात प्रदेश के। और रथ यात्रा जो निकली अडवाणी जी की, तो इस दौरान का जो ये 10 साल का कार्यकाल पूरा रहा, वो उन्होंने काफी भ्रमण किया। वो गांव गए, कस्बे में गए, और संघ का प्रचार का कार्य किया। संघ की जितनी पहुंच बढ़ाई जा सके उसके बारे में उन्होंने काम किया, ये बताया जा रहा है। और फिर विधिवत रूप से जैसे मैंने कहा कि वो जुड़ गए, तो फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितना उनसे योगदान हो सकता था उन्होंने देने की कोशिश की। और वहीं से सही अर्थ में उनकी जो राजनीतिक यात्रा है जी, वो कह सकते हैं कि वहां से शुरू हुई। अच्छा, बात करते हैं सर अगले दौर की। 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया, और उन्हें जो है पार्टी 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। और 1995 से 2001 तक का सफर, वो भी उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण था। और उस दौरान अपने आप को साबित करते हुए एक के बाद एक वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए किस तरीके से वो आगे बढ़े, और 2001 में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। वो परिवर्तन भी हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। वो घटनाओं से पूरा जिस कहते हैं कि वो एक के बाद एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं उसमें घट रही थी।
देखिए 90 में जब चुनाव हुए गुजरात में, तो जनता दल जो था, चिमन भाई पटेल जिसको लीड करते थे, जी। उनको कुछ 67 के आसपास की सीट्स मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 64 के आसपास सीट मिली थी। और कांग्रेस बहुत सबसे कमज़ोर अगर कोई इनका प्रदर्शन रहा हो कांग्रेस का, तो उसी साल था, उनको 33 के आसपास कुछ 33 या 37 के आसपास कुछ सीट मिली थी। तो फिर ये हुआ था क्योंकि 192 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। जी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि वो सरकार में शामिल होगी। फिर कहा कि नहीं, इससे अच्छा है कि क्योंकि विचारधारा मैच नहीं कर रही है, तो हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। पर फिर कुछ समय के बाद वो भी उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चिमन भाई पटेल ने सरकार चलाई। तो वो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई थी। तो उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठना पसंद किया। तो वहां से लेके 1995 तक का जो एक समय है पूरा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक को और कंसोलिडेट करने का काम इसलिए बहुत जोरों शोरों से हुआ क्योंकि यात्रा जो निकली सोमनाथ से और अयोध्या पहुंची, वहाँ अयोध्या वो पहुंच नहीं पाई क्योंकि बीच में गिरफ्तारी होगी, बिहार जब पहुंचे तब वो। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 1992 में जो है वो कार सेवा के लिए सब लोगों को बुलाया गया और उसी कार सेवा के चलते बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गया। और 93 में हम सब जानते हैं कि मुंबई में बम ब्लास्ट, बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुत उस घटना का बहुत बुरा असर लोगों के मन पे पड़ा। तो ये ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश में एक हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को ये सोचने पे मजबूर किया कि कांग्रेस कर क्या रही है। तो क्या मतलब हम लोग, हमारा आराध्य देव जो है उसका मंदिर बनाने के लिए प्रयत्न करना कोई गुनाह है क्या? क्या इसको करने के लिए अगर किया जाए तो क्या फिर ये सब हिंदू लोगों के लिए इनके खिलाफ ये सब होता तो फिर सरकार कर क्या रही है और सरकार इसमें इतनी साइलेंट या पैसिव क्यों दिखाई दे रही है? तो जनता को लगा कि कोई एक ऐसे पक्ष की जरूरत है जो हिंदुओं के हित की बात करे और हिंदुओं के धर्म, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं का एक जो धार्मिक मत है उसको भी एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको मुखर होकर बोले और उसमें हिचकिचाए नहीं, संकोच ना रखे। और तुष्टीकरण की जो कांग्रेस की नीति रही थी मुस्लिमों के प्रति, वो कहीं ना कहीं खलने लगी थी। उसका कारण ये भी था कि सिर्फ देश में, सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में भी ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति होती थी उसमें होता ये था शोभित भाई कि देखिए कोई भी समाज में कोई पूरा धर्म या पूरे समुदाय के लोग खराब नहीं होते हैं, है ना, वो सब बुरे नहीं होते हैं। लेकिन उनमें एक तबका जरूर रहता है जो कुछ बहुत हद तक नोटोरियस होता है, बहुत हद तक कुछ ऐसे एडवांटेज ले लेता है जो पूरी समुदाय को लांछन लगाता है। मुस्लिम समुदाय में भी यही था कि जो कुछ नोटोरियस थे, जो कुछ बुट्टे थे, गुप्ताबाद में लतीफ का एग्जाम्पल बड़ा है, वेल नोन है। तो देश में कोई ना कोई लतीफ हुआ करता था, हुआ करता था। तो लोगों को ये लगा कि ये है, ये जो माफी, ये जो आत्व है, जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से यही इतने ज्यादा क्यों है, और अगर है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो मन में एक ये सब चीजें जो मन में हिंदू है, तो सवाल जो है, जवाब जो है, उनको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी तो 90 से 95 का रहा, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को बहुत देने वाला दौर रहा। लोगों के मन में एक भरोसे का भाव पैदा हुआ, जिसका असर गुजरात में सबसे पहले देखने को मिला। वो ये हुआ कि 1995 में जो चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 120 से ज्यादा सीट जीतकर वो सरकार बनाने के कार्य में सफल हुई। ठीक है, अब देखिए तब नरेंद्र भाई जनरल सेक्रेटरी थे। अब उस समय उस पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर लोग थे। मैं मतलब नाम गिनाऊंगा तो आप
सूची जो है मतलब इतनी लंबी है कि पूछिए मत, लेकिन कुछ लोगों के नाम गिना देता हूं मैं। जी। बहुत कम लोग जानते हैं इस राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की। आज की अगर बात करें तो जो लोग जो स्टडी करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उस समय केशुभाई पटेल तो थे ही थे, शंकर सिंह वाघेला भी थे ही थे, लेकिन इनसे वरिष्ठ लोग थे गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। और वहां दो ऐसे गढ़ थे जहां से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते थे। एक था सौराष्ट्र और दूसरा था उत्तर गुजरात, महसाणा। सौराष्ट्र में राजकोट, उत्तर गुजरात में महसाणा। तो दो बड़े लोग, एक का नाम था चिमन भाई शुक्ल जो राजकोट से थे, जो सांसद थे, और दूसरे थे आत्माराम पटेल जो महसाणा थे, वो भी सांसद थे। जब भारतीय जनता पार्टी को 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 ही सीट मिली थी, तो उसमें से एक महसाणा की थी, वो आत्माराम पटेल साहब थे। और उसके बाद फिर चिमन भाई भी सांसद बने। तो ये दो जो है सबके गुरुजन माने जाते थे। तो शंकर सिंह वाघेला भी जो है वो पब्लिकली ये बिल्कुल मानते हैं, इवन केशुभाई भी माना करते थे कि चिमन शुक्ला वाज समबडी हु वाज सीन विद utmost अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी उनकी। पर उस उम्र के उस पड़ाव पे वो पहुंच चुके थे जहां उन्होंने, ये था कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना था, लेकिन उनका स्वभाव ये था और वो बड़े इतने कोटरली की तरह माने जाते थे उस समय के, कि संचार कैसे किया जाए चीजों का और कैसे जो है किसको, वो जो किंग मेकर वाला मामला होता है ना, उसमें थे वो। तो केशुभाई पटेल भी राजकोट से थे, चिमन भाई शुक्ल भी राजकोट से थे, और उसके अलावा बहुत सारे काशीराम राणा हुआ करते थे, वो भी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो और बाकी संगठन में कुछ बहुत सारे लोग, विश्व हिंदू परिषद से प्रवीण तोगड़िया हुआ करते थे, जिनका कद उस समय बहुत ही बड़ा कद था। सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में और दुनिया में भी वो ये मस्जिद ध्वंस के बाद जो है बहुत बड़ा नाम उनका हो चुका था। तो ये सब चाहते थे कि जो ये सरकार अभी बनने जा रही है 95 में, उस सरकार पर हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि उनकी ग्रिप हो। मतलब सत्ता इतने संघर्ष के बाद पहली बार हाथ में आई थी, और पूर्ण बहुमत से तो नहीं कह सकते, दो मतलब ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी उस समय। तो फिर सबको था कि इसमें से हमारे लोग, हमारे विधायक, हमारे समर्थक जो है उनको भी एक सत्ता में पूरी एक भागीदारी या हिस्सा मिल जाए। तो वो जो एक खींचतान चली, उसमें शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच की जो खींचतान थी वो बहुत जोरों से घातक सिद्ध हुई। और इसके ये कहा जाता है कि पीछे जो एक्चुअली हो रही थी केशुभाई की, वो नरेंद्र भाई कर रहे थे। तो एनीवेज नरेंद्र भाई, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे, आज भी हैं। आज भी उनको जो है पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा लीडर बनने की उनकी एक महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, और उनमें वो थी। लोग ये मानते हैं या इस पर मतलब कम लोगों को ये जताते हैं कि नहीं यार मैं तो जो हूँ, नहीं, इनका ऐसा नहीं है। इनका ये है, जैसे बोलते हैं ना कि हम भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत कैसे बनेगा, जब वो बनाएंगे तब बनेगा। तो मतलब कौन सबसे बड़ा आदमी होगा, नरेंद्र भाई होंगे। तो ये पहले से उनमें रहा है। खैर, वो फिर हम जानते हैं कि 95 से 2001 के बीच की बात कर लें तो वो डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद खजुराहो कांड हुआ, शंकर सिंह वाघेला अपने साथ 50 से ज्यादा विधायकों को लेकर चले गए मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तब वहां दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी जो कांग्रेस की थी, और बड़ी एक रहस्य और रोमांच से भरपूर एक नॉवेल होती है, उसी तरह का पूरा एक किस्सा था। उसमें बहुत कुछ लिखा भी गया है और अभी बहुत कुछ नहीं भी कहा गया है। और कुछ ऐसे लोग थे उसके पीछे पूरी व्यवस्था में, जो आज आपको कहीं आखिरकार विप्लव कर दिया और क्रांति करने में सफल रहे। पार्टी तो अपने साथ विधायक ले गए, इसके समर्थन से सरकार 1.5 साल तक चली। अब कहा यह जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का जो एक इनर सर्कल था उसमें, कि ये सब इसलिए
हुआ, नरेंद्र भाई ने चीजों को ठीक से चलने नहीं दिया और शंकर सिंह वाघेला को अपमानित किया, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। तो जब 96 के एंड में सरकार जब गिर गई ये राजपा वाली कांग्रेस के समर्थन से, तो फिर चुनाव आए। तो चुनाव जब आए तो फिर से केशुभाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फिर से उन्होंने ऑलमोस्ट 2/3 में जो है जीत हासिल की। पर उस समय संजय जोशी का आगमन हो चुका था गुजरात के राजनीति में, वो भी संघ के प्रचारक ही थे और वो आ चुके थे और काफी मितभाषी और मृदु व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। पर्सनल एम्बिशन उनकी कभी उतनी नहीं थी जितनी नरेंद्र भाई की खुद की थी। तो केशु भाई के लिए वो एक अनुकूल ऐसा व्यक्तित्व था जो जनरल सेक्रेटरी हो और तो पार्टी के संगठन में ध्यान दे, ताकि सरकार और संगठन का समन्वय ठीक से बना रहे, ना सरकार संगठन पे हावी हो ना संगठन सरकार पे हावी हो। तो ये सब जो है सोच विचार के बाद हाईकमांड जो था भाजपा का उस समय, तब तो ऑलरेडी 2 बार अडवाणी जी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और गिर गई थी और तीसरी बार भी बनने जा रही थी। तो ये कहा गया कि भाई आपको अगर चाहते हैं कि गुजरात में अब हम लोग ठीक से काम कर सकें तो फिर आप नरेंद्र भाई को यहाँ से हटाइए, यहाँ की कोई और जिम्मेदारी उनको दे दीजिए। तो ये हुआ भी, नरेंद्र भाई को हिमाचल पंजाब का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया, वहाँ चले गए वो। तो मैं मानता हूँ कि ये इनके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से उनको एक ठेस लगी। उनको लगा कि उन्होंने इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप में बहुत बड़ा अपमान के तौर पर माना, अपनी बहुत बड़ी डिफीट के तौर पर माना और उन्होंने ये तय किया कि मैं वापस आऊँगा और प्रभारी या महासचिव बन के नहीं आऊँगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन के ही वापस आऊँगा। ये कुछ लोग कहते हैं। वो अपने 2 सोल्जर छोड़ के गए थे जो बड़े उनके लॉयल थे। एक थे अमित शाह, जो ताज़ा कुछ समय पहले एबीवीपी में थे और उससे वहाँ से मुख्य घटक जो पार्टी का था वो पार्टी में आ चुके थे, विधायक बन चुके थे। और आनंदीबेन पटेल जो कि केशुभाई के साथ मंत्रिमंडल में उस समय थी। ये 2 जो है उनके आंख कान और नाक थे, और भी बाकी लोग थे, दिलीप संघानी भी थे, उनसे बहुत अच्छे रिश्ते आज भी हैं। तो वो भी एक हाथ कान नाक का काम करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है उस समय स्थिति ऐसी थी, तब तो मैं जर्नलिज्म मेरा शुरू हो चुका था, पत्रकारिता मेरी 98 में शुरू हो गई थी। तो तब ये स्थिति थी कि ये एक अनरिटन एक रूल जैसा था, क्योंकि नरेंद्र भाई पहले से मीडिया से भी रहे हैं जी। तो मीडिया के साथ उस समय उनका तो बहुत अच्छा रिश्ता नाता हुआ करता था। कानपुर में जब पुरानी भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस थी तो वहाँ तो वो पत्रकारों के साथ खास मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, उनके साथ चाय नाश्ता करते थे, सब बड़ा होता था इनका। तो ये एक लिखा नहीं था लेकिन कहा गया था, इसको खत्म करके फिर आगे के मुद्दे पर हम लोग चलेंगे। एक इंसिडेंट है बहुत जानने जैसा है। कहा गया कि ये अगर कुछ लिख के भेजेंगे दिल्ली से वो प्रेस नोट, तो अखबारों को ये कहा था इसको मत लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में थे। फिर भूकंप हुआ, भूकंप के बाद फिर बात ये गई कि ये सरकार ठीक से काम कर नहीं पा रही है, और का जो एक हेतु था, पहला गोल जो था वो सिद्ध हुआ। वो मुख्यमंत्री सीधा दिल्ली से जो है वो पद को धारण करके वो गुजरात लौट गए। तो बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से सर ने बताया कि मुख्य धारा के लिए क्या जो है संघर्ष करना पड़ता है, उसका जीता जागता प्रमाण जो कह सकते हैं वो इन वाक्यों को कह सकते हैं, और जो नरेंद्र जी के जीवन में घटित हुए। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि लगातार यात्रा है उनके जीवन की। आगे चर्चा करेंगे कि 2001 की बात करें, मंत्री बने उनके 2 महीने ही जो है गोधरा रेल कांड हो गया। बहुत बड़ा ये जो कांड था, घटनाक्रम थी, उसने सभी जोड़ के रख दिया। उसको की भी जो है मौत हुई, निर्मम हत्याएं भी हुई। और कुछ दिनों बाद, मतलब कि 2 फरवरी में 2002 में फरवरी में मुस्लिम हिंदू के है दंगे भड़क गए। 27 फरवरी को ये हुआ जी। ये साबरमती एक्सप्रेस का S6 नाम का जो डिब्बा था उस पर आग लगी। उनसर के आसपास कार सेवक जो है वो जिंदा उसमें जल के मर गए।
और 28 अप्रैल से दंगे शुरू हो गए। तो उस दौरान 28 फरवरी से 28 फरवरी से, तो उस दौरान जो एक स्थिति बनी थी और उसमें फिर नरेंद्र मोदी की छवि ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि गुजरात की सत्ता को संभालने के बाद में वो गुजरात की जनता की फिक्र उतनी नहीं कर पा रहे, ये भी आरोप लगा था उनके ऊपर। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि यहाँ से उनका एक जो है बड़ा नया अध्याय शुरू हुआ अपने जीवन का। और देखिए, जब वो आए कहते थे कि पैराशूट चीफ मिनिस्टर हैं, पैराशूट पहन के सीधे आए हैं, गद्दी पे बैठ गए हैं, ठीक है। और ये सच भी था, उन्होंने इससे पहले कोई चुनाव कभी लड़ा नहीं था, ग्राम पंचायत तक का भी कोई चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था। वास्तविकता ये है, उनको कोई सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है ना। गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जो है एक बहुत अहम हिस्सा होती है, और हर हमेशा बड़े से बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उनकी एक ये फरियाद कभी आप पर्सनली भी लो, अगर आपके साथ अच्छे कुछ चाय पानी में आप आराम से बैठ के पी सकते हो, कोई संबंध हो, तो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से वो कितने परेशान होते हैं। तो बाबूशाही जिसको कहते हैं। तो एक तो इनके पास अनुभव नहीं था, दूसरा तो वो एक ऐसे कद्दावर पाटीदार नेता को हटा कर आए थे जिसकी फॉलोइंग जो है पूरे स्टेट में बहुत गजब की थी उस समय, और इसीलिए पाटीदार समाज बहुत नाखुश था उनसे। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें दो कम्युनिटी की बहुत बोलबाला थी, एक थे ब्राह्मण और दूसरे थे पाटीदार, ठीक है। ये दो बड़े वर्ग थे। हालांकि संख्या जो है 4% से ज्यादा है नहीं गुजरात में, लेकिन काफी इन्फ्लुएंसिव कम्युनिटी आज भी है वो वहाँ पे। और पाटीदार क्योंकि उनकी 12.5-13% के आसपास कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, पर वो रसूखदार कौम है, उनके पास पैसा बहुत है, उद्योग व्यापार में जो है और खेती बाड़ी में वो बहुत छाए हुए हैं पूरे गुजरात में। तो ये दोनों कम्युनिटी को ये लगा कि ये कौन आके बैठ गए, इनकी ना ऐसी कोई कम्युनिटी है जो बड़ा रसूख रखती हो या बड़ी कोई तादाद हो, पॉपुलेशन हो, ऐसा कुछ तो था नहीं कभी। तो उनको इनसे भी निपटना था, ब्यूरोक्रेसी से निपटना था, अपने अनुभव न होने की खामी से निपटना था, और साथ में जो दंगे अचानक से हो गए, अब उसके पीछे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमको उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, वो पूरा मामला अब जो है निरस्त हो चुका है। लेकिन उस समय तो था, बहुत बड़ा था और लंबे अरसे तक रहा। तो मुझे याद है 2002 से लेके 2005 के स्थानीय इकाई के चुनाव तक का जो पूरा एक पूरा पीरियड रहा है, उसमें उन्होंने डिसिडेंसी भी झेली, पार्टी विद इन द पार्टी, ब्यूरोक्रेसी का भी एक तरह से जो है वो जो सहकार नहीं मिला वो भी उन्होंने जेल सहन किया, और साथ ही में वो अपने सीख भी रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अगर ठीक से एडमिनिस्ट्रेट करना है तो ब्यूरोक्रेसी मेरे बिल्कुल काबू में होनी चाहिए। उस इमेज को साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का कंसेप्ट लाए वो। और फिर 2005 में जब वो स्थानीय इकाई के चुनाव रेसिडेंसी के बावजूद भी जीत गए, तब फिर सही अर्थ में गुजरात में उनकी पकड़ जो है आना शुरू हुई। वहां से लेके आप कह सकते हैं कि फिर कभी भी उनकी ग्रीप, उनकी पकड़ गुजरात में कभी ढीली नहीं हुई। और उसके बाद जब भी जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही जो है उस पूरे कार्यकाल के दौरान, जब तक वो 2014 तक जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो उस तक वो है पूरा एक ग्रिप बना के रखा उन्होंने। और आप जानते हैं तब उस दौरान 10 साल समझ लीजिए आप, कांग्रेस केंद्र में, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, है ना, और यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी कार्यकाल चल रहा था। तो राज्यपाल जितने भी आते थे वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए आते थे, और इनके गुजरात की गवर्नमेंट होने के साथ साथ उनको उन राज्यपालों से भी निपटना पड़ता था। तो और फिर वो एनकाउंटर्स में बहुत सारी एसआईटीज बनी, दंगों को लेकर एसआईटी बनी, और हमेशा उन पर ये प्रेशर बना रहा। मीडिया, देश का मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ उनके बारे में छाप दी गई, है ना। उनको अमेरिका ने मना कर दिया वीज़ा देने से, उनको लंदन ने मना कर दिया वीज़ा देने। तो बहुत सारी अवहेलनाओं का भोग बने नरेंद्र भाई। मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर कोई आम आदमी होता, समझ लो आप पर इतना आरोप लगा दिया जाए, है ना जी, तो एक आम आदमी के लिए झेलना और झेलना अलग बात हो जाती है। फिर इन सब के साथ
युद्ध करके, बैटल करके उसमें से बाहर निकलना, सर्वाइव होना और जीत जाना, ये अपने आप में एक सिद्धि मानता हूं मैं। कितने गलत थे, कितने सही, उस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस से निकलना, इसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा मजबूत मनोबल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कन्विक्शन की जरूरत होती है अपने आप के बारे में, कि मैं अपने आप की सोच को लेकर कितना कन्विंस्ड हूं मैं, तभी आप कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दौर रहा 2014 तक का, और उसके बाद तो हम जानते हैं कि वो चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे घोषित हुए। बहुत लड़ाई लड़ी, आडवाणी जी की प्रति उम्मीदवारी ना बन पाना, नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर से हट जाना, ये भी बहुत इंटरनल फाइट उनकी चलती थी, लेकिन वहां भी वो हर जगह अपने आगे जो भी जिस वो समझते थे कि ये रोड़े के माफिक है, वो हटाने में सफल हुए, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि सीधी तरीके से 2007 की बात करें, 2012 चुनाव की बात करें, और जिस तरीके से उन्होंने विकास के मुद्दे को अपना प्रमुख औजार बनाया और मजबूत हथियार बनाया, और उस मुद्दों के साथ साथ में लेकर वो जनता, गुजरात की जनता के बीच पहुंचे और लगातार अपने आप को जो है, अपनी बातों को और अपने किए गए कार्यों को उन्होंने सिद्ध किया, और लगातार वो गुजरात में उन्होंने भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की झंडे को आज भी बुलंद कर रखा है। तो 2017, 2012, 2014 ये हम लोगों ने जाना, और इसी मुद्दे पर हम अपने साथी सहयोगी तुषार को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि लगातार तुषार से भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है जी, और उनकी पहचान जो है वो बोल्ड डिसीजन मेकर और डिसीजन लेने वाले के तौर पर हम कह सकते हैं देखी जाती है दुनिया में, और उन्होंने ये बात कई बार सिद्ध की है जी। आपके नॉलेज में क्या कुछ वो मुद्दे रहे होंगे, कौन सी वो प्रमुख बातें हैं जो आपको उनके व्यक्तित्व को लेकर आप उनकी ओर आकर्षित होते हैं? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से सर से हमने तमाम बातें जानी पीएम के बारे में, किस तरह से वो सत्ता में और किस तरह से उन्होंने अपनी सत्ता में पकड़ भी बनाई। 2014 में वो सत्ता में आए थे, तो जिस तरह से शोभित जी आपने ये सवाल पूछा है कि क्या वो डिसीजन मेकर, किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, या इसी के चलते वो जनता के बीच में बोल्ड हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में तकरीबन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे और 40 जवान के परिवारों को टूट भी गए थे, और साथ ही देश के जो देशवासी हैं वो भी टूट गए थे। तो इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने तकरीबन 20 दिन बाद एक यहाँ से एयर टास्क फोर्स भेजी थी, जो कि सीमा पार गई थी, और वहाँ पे वो जैश-ए-मोहम्मद, जो कि इस आतंकवादी हमले की उसने जिम्मेदारी ली थी, संगठन को ठीक 55 मिनट में वहाँ तमाम जो आतंकवादी थे उन पर हमला करके वो वापस भी आ गई थी। तो जिस तरह से ये 55 मिनट का जो डिसीजन पीएम के द्वारा लिया गया, इससे जो तमाम देशवासी हैं उन्होंने पीएम की सराहना भी की। तो इसी से हम जान सकते हैं कि वो किस तरह से डिसीजन मेकर हैं, और इसी के चलते वो जनता के बीच में बोल्ड रहते हैं। जी हाँ, तो दूसरा आपको मैं बता दूं, ये तो रहा अटैक की बात, और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को पीएम ने बढ़ावा दिया है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से 26 जनवरी के दिन जो परेड होती है, या फिर 15 अगस्त के दिन ध्वजवंदन होता है, जिस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री, देश के तमाम प्रधानमंत्री आते हैं अलग अलग देशों के, उनके साथ पीएम ने रिलेशनशिप बिल्डअप की है। तो इस तरह से डिसीजन मेकर पीएम को बोल सकते हैं। शोभित जी। जी बिल्कुल, जैसा कि तुषार ने बताया, उनकी अपनी अलग एक है जिसको लेकर वो समाज में लगातार लोकप्रिय बन रहे हैं, और आगे के मुद्दे पर हम जानेंगे। हमारी साथी सहयोगी है मानसी। मानसी, आपसे जानना चाहेंगे वो क्या नीतियां थी जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा भारत का? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। कि आपको वो जो 3 नीतियां हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें पहला है धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। उस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां, या जो कह लीजिए पिछली जो पार्टियां हैं, उस पर मुद्दा उठाना तो दूर, वो बात करना भी
उनकी हिम्मत नहीं थी। बट प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 जैसी धारा हटाई गई, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला भी कहा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में लोग वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो राम मंदिर, जो अयोध्या का मुद्दा था, जो काफ़ी पुराना मुद्दा था, उस मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अब वो वहाँ पर अब मंदिर बनेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वहाँ अब राम मंदिर बन रहा है, जो कि 2024 तक बन जाएगा। और इसी के साथ में तीसरी रणनीति में आपको बता दूं, 3 तलाक जो अपने आप में, जिसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। कोई भी मतलब उनके जो पति हुआ करते थे, वो कॉल या मैसेज करके या भी थोड़ा भी गुस्सा है कोई भी बात को लेकर, वो बात पर महिलाओं को तलाक दे देते थे। और ऐसे में वो महिलाएं जो गृहिणी होती, वो कहाँ जाए, तो वो बहुत परेशान हुआ करती थी इस चीज़ को लेकर। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 3 तलाक को भी खत्म कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को भी फायदा मिला है। और यही जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 3 फैसले हैं वो अपने आप में वाकई ऐतिहासिक हैं। शोभित जी। बिल्कुल, जैसा कि मानसी ने बताया कि ये फैसले ऐतिहासिक हैं और निश्चित ही तौर पर इन फैसलों का लोहा पूरी दुनिया ने माना। एक वाकया भी आता है और इस वाकये में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे अपने नेशनल एडिटर से। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में एक वाकया है कि वो कभी साधु बनना चाहते थे। वो कुछ उनके जीवन में इस तरह से परिवर्तन हुए और परिवर्तन के दौर में आज वो कहीं अलग है, लेकिन एक समय ये भी था कि जब वो साधु बनना चाहते थे और उस यात्रा पर वो निकल भी चुके थे। तो वो कितनी उस बात में सच्चाई है? अब उनके पर्सनल अकाउंट से उनका ये कहना रहा है कि वो निकल चुके थे। बहुत निजी बात है और इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी सच है कितनी झूठी, क्योंकि उसके प्रमाण मेरे पास नहीं है और कहा सुनी बातें हैं। तो कहा सुनी बातों में कितना अब हम चाहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं 5 मिनट का हमारे पास समय और भी है उस कार्यक्रम को भी पूरा करने में। मुझे कुछ सबब करना है इनके अब 2014 से लेके अब तक जो उनका कार्यकाल चल रहा है उस पर। देखिए, 14 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर हमेशा उनको याद रखा जाएगा। वो चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या कोई उसकी निंदा करे, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला उनका जो आया था वो जमीन अधिग्रहण का था। उस एक्ट में उन्होंने कुछ सुधार किए और किसानों ने एजिटेशन शुरू कर दिया था, जो उनको वापस करना पड़ा। एक वो बड़ी बात थी। दूसरी उनकी जो बात याद रखी जाएगी हमेशा वो ये थी कि उन्होंने जो नोटबंदी का फैसला कर लिया, उस फैसले को लेकर देश जो है पूरा 3.5-4 बजे तक कतार में खड़ा रहा। और उसके फायदे क्या हुए क्या नहीं हुए उस पर अभी आज हम टीका टिप्पणी के लिए नहीं बैठे, लेकिन जो उनके कार्यकाल की जो घटना है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक वो सबसे बड़ा एक उनका वो रहा निर्णय रहा। ऑब्वियसली पहले ही कार्यकाल में था कि जब पुलवामा और फिर उन्होंने स्ट्राइक का फैसला ले लिया। और ये सब्जेक्ट ऐसा है शोभित जी की इस पर शायद हम 2 घंटा भी बात करें तो शायद कम पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि विदेश नीति जो है उस पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है अनडाउटेडली। देश को बाहर जो है वो अच्छी तरह से एक पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट बिल्ड चित्र दिखाई दे रहा है। अर्थतंत्र में उनके सपने जो है साकार हो ऐसी हम आशा रखते हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका जो एक और सपना है, हम आशा करते हैं कि नरेंद्र भाई उसमें सफल साबित हो और देश का आर्थिक रूप से विकास और हर चीज़ में जो ज़रूरी उनके मापदंड उस हिसाब से विकास हो और यशस्वी देश भी बने और उनका कार्यकाल भी बने आने वाले दिनों में। ये आशा हम अभी जो इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं, तो मैं राष्ट्रपति की ओर से ये आशा और उम्मीद व्यक्त करता हूँ और उनको शुभेच्छा भी हमारी ओर से हम प्रदान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो हमने अपने खास प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी के जीवन के कई अनसुलझी बातों का जिक्र किया और उनके जीवन के बारे में विस्तार से जाना। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।